अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। हरनाई और कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद जलजले से लरज उठे हैं। जलजले ने हरनाई में बड़ी तबाही फैला दी है। अब तक कम 20 अफराद जहाँ भाग जबकि 300 से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। जहाँ भाग और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। कोयटा से बेपशीन, किला सैफुल्ला, चमन ज़ियारत और जोब समेत कई इलाकों में रात 3:02 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। 5.9 शिद्दत के झटकों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग अल्लाह अकबर और आयत करीमा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। पहाड़ी तोदे गिरने से कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। हरनाई संजावी रोड की बहाली के लिए लेविस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोरालाई हरनाई शाहरा भी बंद हो गई है। हरनाई में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों हरनाई, कोयटा, सिबी, पशीन, किला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत और जोब समेत कई इलाकों में रात 3:02 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। 5.9 शिद्दत के झटकों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों से अल्लाह अकबर और आयत करीमा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। हरनाई में बड़ी तबाही, घरों की छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। कोयटा, सिब्बी, पशीन, किला सैफुल्ला, चमन में भी मकानात गिरे। सैकड़ों घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई जबकि जलजले का मरकज हरनाई से 15 किलोमीटर दूर था। जलजले के बायस जख्मी होने वाले कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। जलजले के बायस कई मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। PGMA, FC समेत मुकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दूर दराज इलाकों में जख्मी होने वालों को हेलीकॉप्टर से कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के बायस पहाड़ी तोदे गिरने से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। हरनाई संजावी रोड की बहाली के लिए लेविस एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोरालाई हरनाई शाहरा भी बंद हो गई है। हरनाई में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के बाद जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। हरनाई समेत मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है। जबकि जलजले के बाद जख्मी होने वाले मुजफ्फर खान ने सिविल अस्पताल हरनाई के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मरीजों को कोयटा मुंतकिल करने में ताख़ीर की जा रही है। हम समझ रहे थे कि रातों रात जख्मियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मरीज अब तक बेसहारा और लावारिस पड़े हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत हंगामी तौर पर हरनाई को इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करे ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। जलजला हुआ है लेकिन अभी तक जितने सीरियस मरीज है वो सब अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनको कोयटा रेफर करने के लिए एम्बुलेंसों का इंतजार है जो अब तक नहीं पहुंचे हैं। और हमें सुनीत में आया है कि हमारे बलूचिस्तान हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया हुआ है लेकिन वो हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा हुआ है। अब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो कि ये सीरियस मरीज हेलीकॉप्टर के इंतजार में आ रहे और वो हेलीकॉप्टर न पहुंचे। हम आला हकाम से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इस हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाए और मरीजों को कोयटा रेफर किया जाए। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में शदीद जलजले के झटकों ने तबाही फेर दी है। जलजले का मरकज हरनाई था जहां क़यामत बरपा हो गई। न्यूज़ 1 ने जलजले के बाद की तबाहकारियों की फुटेज हासिल कर ली। सड़कों पर कई फिट गड्ढे पड़ गए, गाड़ियां धंस गईं। उधर पाक आर्मी के जवान हरनाई में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। जख्मियों को कोयटा समेत दीगर शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है जबकि मुनहदम मकानात का मलबा उठाने का काम भी जारी है। हरनाई जलजले में जख्मी होने वाले 28 अफराद को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल कोयटा में 2 खवातीन और 1 बच्चे को मुंतकिल किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए 25 जख्मियों को CMH मुंतकिल किया गया है। हरनाई जलजले में जख्मी होने वाले 28 अफराद हैं जिनको कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। हरनाई और शारग में 70 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। कोयटा, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहर जलजले से लरज उठे। हरनाई में कई मकानात, छतें और दीवारें गिरने से 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं।
जो अफराद ज़ख्मी हैं उनको कोयटा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हरनाई ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वाले 28 अफराद हैं जिनको कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल कोयटा में 2 ख़वातीन और 1 बच्चे को मुंतकिल किया गया है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए 25 ज़ख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं जिसमें रेस्क्यू एहलकार बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। IGFC बलूचिस्तान ज़लज़ले के बायस इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए हरनाई पहुँच गए, नुकसानात का इब्तदाई जायज़ा लिया। ISPR के मुताबिक हरनाई में इमदादी सरगर्मियों के लिए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम रावलपिंडी से रवाना हो चुकी है। पाक फौज के दस्तों ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में पहुँचकर इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। मुतासरा इलाकों में खुराक और इमदादी सामान पहुँचा दिया गया। आर्मी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने ज़ख्मियों को तिबी सहूलतें फराहम की। 9 ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए कोयटा पहुँचाया गया। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ज़लज़ले के शदीद झटके ने तबाही मचा दी। DGPDMA के सरबराही में 8 टीमें हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जबकि 2 टीमें इंतहाई हसास इलाके में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही हरनाई के इलाके शाहगोल में हुई। हरनाई संजावी रोड पर कई फीट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। सड़कों की बहाली का काम जारी है। बलूचिस्तान में ज़लज़ले पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस। ज़ख्मी और मुतासरा इलाकों में फ़ौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो का भी अफसोस का इज़हार। फवाद चौधरी समेत दीगर सियासतदान भी अफसरदा। गम की इस घड़ी में मुतासरीन के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इज़हार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ज़ख्मियों और मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारों को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी। कहा, वफाकी हुकूमत मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना था, ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आजमाइश और मुश्किल की इस घड़ी में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, बलूचिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर पूरी कौम अफसरदा है। हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस है। कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, वफाकी हुकूमत इमदादी कार्रवाइयों में कायदाना किरदार अदा करे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। ज़ख्मियों के बेहतर इलाज पर तवज्जो दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था, वफाकी हुकूमत ज़ख्मियों की जिंदगियां बचाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए, जहां बाग अफराद के वर्षा को मुआवजा अदा करे। पाकिस्तान में ज़लज़लों ने मुख्तलिफ अदवार में तबाही मचा दी। अक्टूबर में आने वाले ज़लज़ले पाकिस्तान पर कई बार कहर ढा चुके हैं। मुल्की तारीख का सबसे तबाहकुन और खौफनाक ज़लज़ला भी अक्टूबर में ही आया, जब इस्लामाबाद, KP और कश्मीर में 73,000 अफराद लुक़मा अजल बने। 31 अक्टूबर 1935 के ज़लज़ले ने कोयटा को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था और 30,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुँह में चले गए थे। ज़लज़लों के हवाले से देखेंगे ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में ज़लज़लों ने मचाई बड़ी तबाही। अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से इस्लामाबाद, KP और कश्मीर में 73,000 अमवात। 1935 में कोयटा शहर चंद सेकंड्स में मलबे का ढेर बन गया था। अक्टूबर के ज़लज़ले कई बार बने सितमगर। क़याम पाकिस्तान से कबल कोयटा में आने वाले ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और 30,000 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। 20 अक्टूबर 1975 में भी कोयटा में शदीद ज़लज़ला आया। नवंबर 1945 के ज़लज़ले से बलूचिस्तान में 400 के करीब अमवात हुई। 2018 में भी कोयटा और ज़ियारत में ज़लज़ले ने तबाही मचाई।
और 215 के करीब अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। 2013 में जिला आवारान में आने वाले 7.9 शिद्दत के जिलजिले में 34 अमवात रिकॉर्ड हुई। अप्रैल 2013 के कोयटा जिलजिले में 34 अफराद हलाक, जबकि 1 लाख के करीब मकानात तबाह हो गए। 24 सितंबर 2013 के जिलजिले में 328 अफराद जाँ बहक हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपोजिशन ने चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत न करने पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त दे दी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सरदार अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, बताइएगा, नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर अपोजिशन मुतहरिक हो गई, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मुस्तदा अपोजिशन है उसकी जानिब से कौमी असम्बली का इजलास फौरी बुलाने के लिए जो है रेजोल्यूशन जमा कराई गई है और इसमें बुनियादी तौर पर जो नैब ऑर्डिनेंस सदर की जानिब से जारी किया गया है उस पर मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन सब में मिलकर ये रेजोल्यूशन जमा कराई है और इसमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया गया और इजलास बुलाकर जो है इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है ये मुतराज़ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस पर बहस कराई गई। नैब ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश किया गया और इसके हवाले से जो है पार्लियामेंट को इस्तेमाल में ली जाए और इसके गैर कानूनी जो आर्गूमेंट है उसके हवाले से जो है बात की जाए। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रेजोल्यूशन में तकरीबन 156 के करीब जो रहनुमा है उनके दस्तखत इस पर मौजूद रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बात करेंगे, जिनका कहना है कि इमरान खान ने महंगाई करके आवाम को तकलीफ में डाल दिया। इंतखाबात जल्द या वक्त पर हो, इमरान खान कहीं नजर नहीं आए, आवाम इससे हिसाब लेंगे। हर चीज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाना मुनासिब नहीं, कानून साजी असम्बलियों से होनी चाहिए, पार्लियामेंट को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। कानून साजी करनी है तो महंगाई के खिलाफ करें, जब ऑर्डिनेंस आए तो तब ही इस पर बात की जा सकती है। जो इस वक्त हालत मुल्क में उन्होंने की है, ख़ास तौर पे महंगाई पूरी दुनिया पे ले आते हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई होगी तो हमारे यहाँ होगी, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से आपने मतलब ये एक तो महंगाई करके आवाम को तकलीफ में डाल के फिर उनका मजाक उड़ाना है कि जी कोई महंगाई हमने नहीं की, दुनिया में 100% हुई, हमने 40% की है। ये तो उस गरीब से पूछे ना कि महंगाई हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कानून साजी करनी है तो लोगों की भलाई के लिए करें। कानून साजी करनी है आपने तो आप लोगों को जो आपने महंगाई का तूफान बर्पा किया है उस पर करें। आप अपनी मर्जी के कानून ऑर्डिनेंसेस के थ्रू लाते हैं। पानी के मामले पर सिंध और इरसा एक बार फिर आमने सामने आ गए। पानी की तकसीम के लिए इरसा के 3 टियर फार्मूले को सिंध हुकूमत ने रद्द कर दिया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है कि फैसले को मुस्तरद और 1991 आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी देने का मुतालबा करते हैं। इरसा का 3 टियर फार्मूले का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है, इससे सिंध में फसलें तबाह हो जाएंगी। 28% पानी की कमी अकेले सिंध क्यों बर्दाश्त करे, दूसरे सूबे क्यों नहीं। रबी सीजन में सिंध को पानी कम देकर विफाक गंदम समेत दीगर ज़रूरी बहरान पैदा करना चाहता है। 18 बरस से इरसा सिंध को हिस्से से कम पानी दे रहा है, इसका हिसाब कौन देगा। मंसूर वसान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इरसा पंजाब और वाबडा सिंध का ज़रूरी पानी चोरी करने में मुलव्वस हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का हमारे और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कुछ हमने सदर साहब के एलामिये में ट्वीट पर जो देखा है उसमें इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। यानी हुकूमत ने कहा है कि जो हमारे फैसले हैं, जो काबीना के फैसले हैं, उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। यानी जो हमने चीनी की चोरी की है, जो अब तकरीबन 800 अरब रुपया पाकिस्तान की आवाम की जेब से जा चुका है, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। जो गंदम में चोरी हो चुकी है, जो सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी बगैर किसी समरी के, उस पर आप पंजाब की हुकूमत से और उसके वज़ीर-ए-आला से कुछ नहीं पूछ सकते। जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, जिसमें अरबों सैकड़ों अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं, जिसमें दवाइयों की कीमत 300-400 400 गुना बढ़ चुकी है, आप नैब कोई सवाल नहीं कर सकते। जो
तेल का स्कैंडल हुआ, जिसमें उस दौर में जब दुनिया में वाफर तरीन सतह पे तेल मौजूद था, आप सवाल नहीं कर सकते। जो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं, आप उन पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील करके ज़ाती मुफाद हासिल किया गया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो आपने करप्ट लोगों को इदारों में लगाया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। ये इस NRO ऑर्डिनेंस की रूह है। जो दूसरी बात इसमें बड़ी अजीब है कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है तो नैब आपसे सवाल नहीं कर सकता। यानी, और अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है, यानी आपने टैक्स की चोरी को छुपाया है, कोई सासे छुपाए हैं, तो आपसे नैब सवाल नहीं कर सकता। यानी जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीक में आए हैं, आप नैब उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिन 5 वफाकी वज़रा और बशीरों के नाम, शायद उससे भी ज़्यादा हैं, उनके नाम आए हैं पेंडोरा लीक में, जो आज भी काबीना की टेबल पर मौजूद हैं, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। तो जो भी चोर हुकूमत में है, जो हुकूमत में चोरी जिन्होंने की है, जो आज काबीना के टेबलों पर बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हज़ारों अरब रुपया लूट लिया है, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। उनसे सवाल कौन करेगा? उनसे वही चोर सवाल करेंगे जो आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। कोई कमेटियाँ बनेंगी, कोई कमीशन बनेगी। ये आज इस सारे मामले की हकीकत। और मैं फिर गुजारिश करूं कि इस बात की दलील कि ये सारा मामला बदनीयती पर मबनी है, वो इस हकीकत में पोशीदा है कि अगर कानून बनाना होता तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये मार्शल का दौर नहीं है। एक नाम निहाज जमहूरियत ज़रूर है, लेकिन पार्लिमान मौजूद है। आप कानून को पार्लिमान में लाते, उस पर बहस होती और एक बेहतर कानून वजूद में आता, जिससे एहतसाब का अमल भी हो सकता, जिसके से चोरों की चोरी रोकी जा सकती, और जिसमें पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत जो आज वजूद में है, उसका एहतसाब हो सकता। आज 3 साल में इस हुकूमत की करप्शन के चर्चे मीडिया में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते। ये इस ऑर्डिनेंस की हकीकत है, जिसको अभी तक पता नहीं है कि जारी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सदर साहब ने ट्वीट कर दिया है कि मैंने बड़े फ़ख्र से कि मैंने ये जारी कर दिया है। और इसमें जो मैंने अभी जिक्र किया है, जो NRO दिया गया है, उन लोगों को जो आज इक़्तिदार में हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के हज़ारों अरब चोरी कर चुके हैं, उनसे नैब कोई पूछ गूछ नहीं कर सकेगा। दूसरी जो कोशिश इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई है, वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि आज हुकूमत ने जो अदलिया की आज़ादी है, उस पर डाका डालने की कोशिश की है। जो जज अपॉइंट होने हैं, जो अदालतें बननी हैं, जो जजों की ट्रांसफ़र होनी है, जो केसों की ट्रांसफ़र होनी है, ये आज सब इख्तियार हुकूमत के पास चला गया है। इसमें सदर साहब खुश इसलिए हैं कि जितना सदर का नाम इस ऑर्डिनेंस के अंदर है, शायद ही पाकिस्तान के किसी ऑर्डिनेंस के अंदर सदर का जिक्र इतना किया गया हो। हालांकि सदर साहब भी ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जहाँ सदर लिखा जाता है तो सदर ने सिर्फ उस पर साइन करना होता है,
اور موجودہ صدر جو ہیں وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں. جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے, اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے, اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے. یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو, ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے. ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے, تنخواہ حاصل کر لے. اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے, ان کو تنخواہ دینی ہے, ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے, اعلیٰ عدلیہ کے تھے, وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے. اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں, چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کے لیے بے پناہ ہیں, انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو 3 سال میں نظر نہیں آئی اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو, کسی وزیر کو بلا سکے. کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں, ہزاروں ارب کے سکینڈل موجود ہیں, لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا, کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں گیا, کسی پی ٹی آئی کے فرد کو نہیں گیا, بلکہ جو کیس تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے. بی آر ٹی کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے, معلم جبہ کا سکینڈل ہے, وہ کیس ختم کر دیے گئے. اور جو بلین ٹری سونامی ہے, آج تک اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے. یہ خدمات ہیں چیئرمین نیب کی, جس کے صلے میں اس قانون کے تحت آپ اس چیئرمین نیب کو تاحیات رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے, قانون جو مرضی کہتا رہے, میں مشاورت نہیں کروں گا. یہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیئرمین گھر جائے 8 تاریخ کو, اور جو طریقہ ہے کہ نیب کا اعلیٰ افسر جو ہے وہ چیئرمین کے اختیارات اس وقت تک استعمال کرے جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا. تو اس آرڈیننس کو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں جو حقیقی آرڈیننس میں کیا ہے, کیونکہ مختلف وزراء مختلف پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈیننس میں کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ آپ چیئرمین نیب کو منتخب کو سلیکٹ کر سکیں. اس میں وہ ابہام رکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب بن ہی نہ سکے, اور یہ شک جو تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ 4 سال کی مدت پوری کر کے گھر جائے گا, وہ شک ختم کر دی گئی ہے. یعنی اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں بنے گا تو یہی چیئرمین جاری رہے گا. تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب تک یہ نام نہاد حکومت قائم ہے, اس کا کرپٹ وزیر اعظم قائم ہے, تو یہی چیئرمین نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے این آر او ملتا رہے. اور اب مزید اس قانون کے تحت بھی قانونی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ یہ وزیر اعظم, اس کی کابینہ جو ہزاروں ارب کی کرپشن کے مرتکب ہو چکے ہیں, ان کو مستقل این آر او دے دیا جائے. لیکن یہ چیزیں کبھی قائم نہیں رہتی. کل ان سب کو احتساب کا اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا. اس چیئرمین کو بھی احتساب اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ
ایک قدرت کا نظام بھی ہوتا ہے. آپ کے جو مرضی آپ جو مرضی کرنا چاہیں اقتدار کے نشے میں، لیکن ایک انصاف کا نظام قدرت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے. آج اس آرڈیننس کے ذریعے جو مرضی کوششیں کر لیں، اور پھر ایسی مزہ کا خیز شکیں اس آرڈیننس میں موجود ہیں کہ بیل دے گی اور وہی عدالت دے گی جو ٹرائل کر رہی ہے، اور اس کی رقم کیا ہوگی بیل کی جو الزام نیب نے لگایا ہے. تو نیب تو ماشاءاللہ کسی پر 50-60 ارب سے کم الزام لگاتا نہیں ہے. ڈاکٹر اسد صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، ان پہ 450 ارب کا الزام لگا تھا. 450 ارب کا. ہم تو کچھ بھی نہیں، 18 ارب کا لگایا ہے، 48 ارب کا لگایا ہے، جس میں 20 ارب کا ہو چکا ہے اور 28 ارب بھی ہونا باقی ہے. تو میں نے ہمیشہ ان سے کہا تھا یار وہ جو ہم نے غلط کام کیا تھا اس کو بند کر دیں، 28 ارب تو بچا لیں. تو اب 28 ارب کی ضمانت دینی پڑے گی بیل لینے کے لیے. یہ قانون ہے جو یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. وقت ہو گیا ایک بریک. کلا پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ایلیویٹڈ ٹربو ایکسپریس وے کے لیے بھی پروپوزلز بنائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے. اس کے بعد بھی لاہور کا جو وال سٹی اتھارٹی ہے اس کے لیے بھی 4 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. جہاں کا جو تاریخی حصہ ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے. اب یہ پنجاب وال سٹی اتھارٹی کہلائے گی. بادشاہی مسجد جو کہ تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ابھی پنجاب کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو وال کے حوالے کریں گے تاکہ اس کو مزید خوبصورت اور بہتر کیا جائے گا. اور لاہور کے اندر جہاں جہاں پارکنگ پلازوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لاہور کے اندر لگائے جائیں گے تاکہ یہاں کا جو آلودہ پانی ہے اس کو ٹریٹ کر کے کراوی کے اندر شامل کیا جائے. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv. news1 کے ساتھ